नमस्कार। आज एक खास दिन है, सतीश चंद्र मुखर्जी का तिरोधन दिवस। और इस मौके पर चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे शिक्षक की कहानी जानते हैं जिन्होंने, आप सोचिए, जिन्होंने शिक्षा को ही गुलामी की जंजीरें तोड़ने का एक जबरदस्त हथियार बना दिया। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी की पूरी पीढ़ी को आत्मनिर्भरता और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया। पर सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या क्लासरूम में दी जाने वाली तालीम आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी सुलगा सकती है? आज हम सब मिलकर इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। तो हमारा सफ़र कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम शुरुआत करेंगे गुलामी की शिक्षा से, फिर देखेंगे एक नई सुबह का सपना। इसके बाद हम डॉन सोसाइटी के प्रयोग को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये कैसे स्वदेशी से विश्वविद्यालय तक पहुंचा, और आखिर में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी, शिक्षक से तपस्वी बनने का सफर। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। देखिए, अंग्रेजों ने सिर्फ हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया था, उनकी नज़र हमारी सोच पर थी, हमारे दिमाग पर। और इसके लिए उनका सबसे बड़ा, सबसे कारगर हथियार क्या था? उनकी बनाई हुई शिक्षा प्रणाली। ये कोई मामूली एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, जी नहीं। ये एक बहुत सोची समझी साजिश थी। ये जो आप कोट देख रहे हैं, ये उनकी सोच को साफ साफ दिखाता है। उनका असली मकसद था भारत की रूह पर हमला करना, हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसे ही तोड़ देना, ताकि हम भारतीय अपना आत्मसम्मान खो बैठें, अपनी संस्कृति भूल जाएं और ठीक वैसे बन जाएं जैसा वो चाहते थे, यानी एक पूरी तरह से गुलाम राष्ट्र। तो असल में वो चाहते क्या थे? एक ऐसी जमात तैयार करना जो खून और रंग से तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन जिसकी सोच, जिसकी पसंद नापसंद, आदतें, सब कुछ अंग्रेजी हो। और इसी वजह से उनकी शिक्षा प्रणाली जानबूझकर सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित रखी गई थी। न उसमें विज्ञान था, न कोई तकनीकी हुनर। मकसद साफ था, देश की असली तरक्की को रोकना और बस ऐसे वफादार क्लर्क तैयार करना जो उनके राज को चलाने में मदद करें। लेकिन इसी बौद्धिक गुलामी के घने अंधेरे में एक शख्स था जो एक नई सुबह का सपना देख रहा था। एक शिक्षक जिसने इस बहुत बड़ी चुनौती को न सिर्फ पहचाना, बल्कि उसका सामना करने की हिम्मत भी दिखाई। और उनका नाम था सतीश चंद्र मुखर्जी। ये हैं सतीश चंद्र मुखर्जी। 1865 में इनका जन्म हुआ। ये अपने समय के बहुत ही ब्रिलियंट छात्र और शिक्षक थे। बल्कि जो मशहूर सर आशुतोष मुखर्जी थे, ये उनके क्लासमेट थे। पर इनकी सोच उस समय की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की सीमाओं से कहीं कहीं आगे थी। जरा उनके सफर पर नजर डालिए, बड़ा दिलचस्प है। 1886 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से इंग्लिश में एमए किया, पढ़ाना शुरू किया। फिर 1890 में कानून की डिग्री भी ले ली और कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। एकदम सेट करियर था, है ना? लेकिन उन्हें बहुत जल्द एहसास हो गया कि ये उनका रास्ता नहीं है। 1895 में उन्होंने भारतीय धर्म और दर्शन के लिए भागवत चतुष्पाठी की स्थापना की और फिर 1897 में शुरू की डॉन मैगजीन। और ये मैगजीन देखते ही देखते राष्ट्रवादी सोच का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गई। और बस यहीं से भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी प्रयोग की शुरुआत होती है। एक ऐसा प्रयोग जिसने आत्मनिर्भर शिक्षा की, आप कह सकते हैं, नींव रखी। ये बात है साल 1902 की। उस वक्त अंग्रेज सरकार एक इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन की रिपोर्ट लाई थी जो काफी दमनकारी थी। तो इसी रिपोर्ट के विरोध में सतीश चंद्र मुखर्जी ने कलकत्ता में डॉन सोसाइटी की स्थापना की। अब समझिए, ये सिर्फ एक और संस्था नहीं थी, नहीं, ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ एक खुला विद्रोह था, एक ऐलाने जंग था। इस फर्क को देखिए, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। एक तरफ थी अंग्रेजों की शिक्षा, जिसका मकसद था सिर्फ वफादार क्लर्क बनाना, फोकस बस किताबी बातों पर था, जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था, और कंट्रोल जाहिर है ब्रिटिश सरकार का। वहीं दूसरी तरफ थी डॉन सोसाइटी की राष्ट्रीय शिक्षा। इसका लक्ष्य बहुत बड़ा था, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण। यहाँ जोर था साइंटिफिक, टेक्निकल और नैतिक विकास पर। और सबसे बड़ी बात, कंट्रोल था भारतीयों के हाथ में, भारत के भले के लिए। और पढ़ाने का तरीका वो तो और भी कमाल का था। सोचिए, स्टूडेंट्स को जगदीश चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े बड़े लोग लेक्चर देते थे। फिर स्टूडेंट्स उस पर डिटेल में नोट्स बनाते, जिन पर टीचर से फीडबैक मिलता था। इसके बाद होती थी जोरदार बहस और चर्चा। पर असली चीज थी चौथा स्टेप,
वर्कशॉप में प्रैक्टिकल काम, मतलब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। ये एक तरह का 3D लर्निंग सिस्टम था। सुनो, सोचो और फिर अपने हाथों से करके सीखो। अब जरा इनकी सिलेबस पे नजर डालिए। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी था। लेकिन जो चीज़ इसे सबसे अलग बनाती थी वो था इनका टेक्नोलॉजी सेक्शन। यहाँ स्टूडेंट्स को मैकेनिकल काम, साबुन बनाना, तेल निकालना, यहाँ तक कि मॉडर्न तरीके से बुनाई करना भी सिखाया जाता था। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स जो सामान बनाते थे उसे बेचने के लिए बड़ा बाजार में बाकायदा एक स्वदेशी स्टोर था। मतलब पढ़ाई सीधे सीधे देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ी थी। कमाल है ना? तो ये जो छोटा सा प्रयोग था ना, ये एक चिंगारी जैसा था। और अब हम देखेंगे कि कैसे ये एक चिंगारी उस वक्त के बड़े सियासी आंदोलन की आग से मिलकर एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संस्थान की मशाल बन गई। तो हुआ ये कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। बस फिर क्या था, पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की आग भड़क उठी। इस माहौल ने राष्ट्रीय शिक्षा की जरूरत को एकदम सेंटर स्टेज पर ला दिया। इसी मौके पर सतीश चंद्र मुखर्जी ने स्टूडेंट्स से कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बॉयकॉट करने की अपील की। और इसी आंदोलन की लहर पर सवार होकर 11 मार्च 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी NCE की स्थापना हुई। डॉन सोसाइटी का भी इसमें विलय हो गया। और जो पहला कॉलेज बना, जरा सोचिए उसके प्रिंसिपल कौन थे? महान क्रांतिकारी अरबिंदो घोष। और सुपरिटेंडेंट हमारे सतीश चंद्र मुखर्जी। वाकई ये एक सपने के सच होने जैसा था। और इसके बाद इस विरासत ने धीरे धीरे एक ठोस शक्ल लेनी शुरू कर दी। देखिए, 1906 में NCE बना, 1910 में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने वाली एक और सोसाइटी इसमें आ मिली। फिर 1924 में NCE अपने आज के जादवपुर कैंपस में शिफ्ट हुआ। और आखिरकार 1955 में इसी मजबूत नींव पर आज के मशहूर जादवपुर यूनिवर्सिटी की औपचारिक स्थापना हुई। आज जो हम जादवपुर यूनिवर्सिटी देखते हैं वो सतीश चंद्र मुखर्जी और उस दौर के सभी दूरदर्शी लोगों के सपनों का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस इंसान ने इतनी बड़ी विरासत की नींव रखी, उसकी अपनी कहानी अब एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मोड़ लेने वाली थी। तो चलिए अब सतीश चंद्र मुखर्जी के जीवन के उस आखिरी और सबसे हैरान करने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा पड़ाव जो उनके निस्वार्थ जीवन और कर्मयोग की एक बेमिसाल कहानी है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये उनके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देती है। सोचिए तो, जिस इंसान ने इतने बड़े आंदोलन की बुनियाद रखी, उसने कभी अपने लिए नाम, शोहरत या पहचान कुछ नहीं चाहा। इन सब चीजों से तो वो जहर की तरह दूर भागते थे। और ये बात तो शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है, जब वो अपने असर के पीक पर थे, जब राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन शक्ल ले रहा था, ठीक उसी वक्त अपने गुरु विजय कृष्ण गोस्वामी के एक कहने पर उन्होंने चुपचाप सब कुछ छोड़ दिया, पब्लिक लाइफ से पूरी तरह संन्यास ले लिया। और संन्यास भी कैसा? उन्होंने चुना आकाश वृत्ति का जीवन। ये एक बहुत ही कठोर प्राचीन व्रत है, जिसमें इंसान के पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता। वो अपने रोजी रोटी के लिए पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहता है। और उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 50 साल, जी हाँ 50 साल, इसी तरह एक तपस्वी बनकर वाराणसी में गुजारे, दुनिया की नजरों से एकदम दूर। और फिर अंत देखिए, कितना मार्मिक है। 1948 में जब इस महान राष्ट्र निर्माता का निधन हुआ, तो उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए भी बड़ी मुश्किल से कुछ लोग जमा हो पाए। ये उनके आत्मत्याग की, उनकी निस्वार्थता की पराकाष्ठा थी। जिस इंसान ने एक राष्ट्र की तकदीर लिखने में मदद की, उसने अपने लिए गुमनामी को चुना। सतीश चंद्र मुखर्जी की जिंदगी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे एक इंसान की सोच, एक शिक्षक का देखा हुआ सपना, एक छोटा सा प्रयोग एक पूरे के पूरे राष्ट्र की तकदीर को बदलने की ताकत रख सकता है। इतिहास के पन्नों में सतीश चंद्र मुखर्जी जैसे न जाने कितने ही गुमनाम नायक खोए हुए हैं। उनकी कहानियों को आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।